नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सके आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपने कहीं भी निवेश किया हुआ है, जानना चाहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इस सब पर हम करते हैं फोकस। हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको एडवाइस। अगर आप भी योर मनी में आकर अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन हमें ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। ईमेल के लिए yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। व्हाट्सएप नंबर है 704522000000। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो #आस्क योर मनी लिखकर अपने सवाल आप लिखकर भेज सकते हैं। तो ये रहा तरीका इस शो में पार्टिसिपेट होने का। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं। समीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट बातचीत करेंगे क्वेरीज की भी, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें मिले भी हैं, लेकिन उससे पहले एक खास डेटा पर करते हैं फोकस। दरअसल गिरावट के बावजूद बाजार में निवेशकों का भरोसा कायम है और आज एमफी के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में इक्विटी फंड्स में लगातार 47वें महीने निवेशकों ने पैसा डाला है। कहाँ निवेशक डाल रहे हैं पैसा, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले ये नंबर्स को देखते हैं और उसके बाद समीर जी से बातचीत करेंगे एसआईपी को लेकर। लेकिन बताइए यतिन। दीपाली जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने मुझे आपकी शो पे फिर से बुलाया है। जब हम एसआईपी की बात करते हैं, निवेशकों की बात करते हैं, अ, निवेशकों को इंडियन मार्केट जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उस पे उनका भरोसा अभी भी कायम है और उन्होंने अपने भरोसे को कायम रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करते हुए इनफैक्ट धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। एक जो फैक्ट है, जो रिटेल निवेशक जो समझ चुके हैं वो ये है कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग तभी काम करता है अगर मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। वो सिचुएशन में रिटेल निवेशक कभी यानी निवेशक कभी भी अच्छा पैसा नहीं बना सकते हैं। उनको पता है मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी की वजह से ही उनका रिटर्न अच्छा जनरेट होगा। से अगर मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है तो एक्यूमुलेटेड यूनिट कम रहेंगे, बट मार्केट में जब ऐसे गिरावट आएगी फिर वापस ऊपर आएगा। ये सिचुएशन में वो ज़्यादा यूनिट इकट्ठा कर पा सकते हैं कर सकते हैं और ये सिचुएशन कहीं न कहीं उनको अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए मददगार रहती है। दूसरा जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि मार्केट फ्लक्चुएशन जो टेम्परेरी है वो कहीं न कहीं रिटेल निवेशकों को पता है और इसीलिए उनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी की तरफ आज की डेट में बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखो कि रिटेल निवेशकों को आपके शो के द्वारा उनमें काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, जिसमें उनको पता है कि अगर मेरा गोल लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो फ़ोकस करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी आ रही है, उसको ध्यान में ज़्यादा माइंड नहीं करते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख रहे हैं। सो ये 2 बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं निवेशकों के द्वारा करी जा रही है और उससे उनका इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो हम बार-बार बोलते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम के लिए रखें। तो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट इक्विटी की बजाय म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू लंबे टाइम के लिए बने रहते हैं और कहीं न कहीं अपने गोल के काफ़ी करीब पहुँच पाते हैं। हम्म, लेकिन एक ये कॉमन एप्रीहेंशन है इन दोनों इन्वेस्टर्स के मन में कि अभी जब मार्केट में इतनी टर्बुलेंस हो, कॉन्फिडेंस की भारी कमी हो, ट्रेडर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में कॉशियसनेस हो, तो करना क्या चाहिए? क्या नई एसआईपी शुरू करें या नहीं करें? इनफैक्ट समीर जी, काफी सारी क्वेरीज तो हमें इस तरीके की मिली है जहां पर इन्वेस्टर्स ने ये पूछा है कि क्या अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी को थोड़े समय के लिए रोक दें। उनके लिए आपके लिए सलाह क्या रहेगी? और एक एसआईपी को आइडियली शुरू करने के लिए क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है या सबसे बेहतर टाइम क्या हो सकता है? अगर दीपाली जी मैं सबसे बेहतर टाइम की बात करूं तो एवरी डे इज गुड डे फॉर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। और अगर हम मार्केट कंडीशन के एस्पेक्ट से देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है, जब मार्केट में लोग ग्रीडी होते हैं तब आप इन्वेस्टमेंट ना करें और जब डरते हैं तब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कॉमन एक फ्रेज है। इसको यही टाइम है जहां पे आपको ये फ्रेज को समझ के इम्प्लीमेंट करना है। आज की डेट में अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लंबे टाइम की निवेशक हो, आप इन्वेस्टमेंट अगर आप मार्केट हाई पे भी करते हो या लो पे भी करते हो, आपके लिए रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप अपना फंड इकट्ठा कर रहे हो। तो ये पीरियड में आपको कभी मार्केट हाई भी मिलेगा, कभी लो भी मिलेगा। ये सिचुएशन आपको कहीं न कहीं अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट करने में मददगार साबित होता है।
दूसरे थोड़े फैक्ट्स हैं जो निवेशकों को ध्यान में रखने चाहिए जब भी जैसे करंट सिचुएशन में ध्यान में रखते हुए मैं बताऊंगा कि मार्केट में आज की डेट में भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। अगर मैं आपको 3-4 पॉइंट ऐसे बताऊं जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, उसमें से पहला एक है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट जो आ रहे हैं वो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफी बेहतर आ रहे हैं। दूसरा, वैल्यूएशन अगर आप देखें स्टॉक मार्केट के कंपनियों की वैल्यूएशन, वो करीबन आप मार्केट गिरावट के बाद वो बहुत अट्रैक्टिव हो गई है और 5 साल के एवरेज के हिसाब से देखने जाए तो ये बेहतर कंडीशन में आ गई है जहाँ पे निवेश करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कंसीडर किया जाता है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो करंट मार्केट सिनेरियो वो कहीं न कहीं ओवरसोल्ड ज़ोन में है। ओवरसोल्ड ज़ोन का मतलब है बहुत ज़्यादा बिकवाली हो गई है और कहीं न कहीं ये रिबाउंड करेगा नियर फ्यूचर में। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट था जो मार्केट कंसीडर कर रहा था वो है यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद जो नए प्रेसिडेंट बने उनके जो स्टेटमेंट्स थे ट्रेड वॉर वॉर को लेके, जहाँ पे यूएस का हॉकिश व्यू है चाइना को लेके, वो कहीं न कहीं इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको ध्यान में रखते हुए अपना लॉन्ग टर्म निवेश स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो ऑलवेज़ ध्यान में रखना चाहिए हमें, जभी भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे एक गोल होता है। ये मार्केट कंडीशन नीचे वाले कंडीशन में आप स्टार्ट करते हो, तो बेस्ट रहता है क्योंकि अगर यहाँ से फर्दर नीचे जाता है तो भी आपका एसआईपी हर महीने जाएगा और ये कहीं न कहीं आपको एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा फ़ेज़ है। तो यहाँ पे हमारी ओर से सुझाव यही रहेगा कि आप जभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो, कर सकते हो बट ये टाइम जब मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, ये टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे अच्छा रिटर्न जनरेट करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए, तो आपको बताया गया है एसआईपी कब कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या एग्जैक्टली प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। सरोज कुमार झा पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सरोज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैंने ये 10,000 का अपना एसआईपी स्टार्ट किया है और 20 साल के लिए मैंने इसको 1.5 एंड 50 करोड़ के लिए, तो इसमें कोई ओके, चेंजिंग करना पड़ेगा कि ये ठीक है मैम? पूछ लेते हैं आपकी फिलहाल जो एसआईपी पोर्टफोलियो है, मेरे ख्याल से आप 10,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं अभी। हाँ, मतलब अभी अभी तो 6500 कर रहे हैं, लेकिन उसको 10,000 कर देंगे अगले मंथ से। ओके, तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप इनके पास है। 30,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 1.5 करोड़ का टारगेट है। 20 इयर्स में सालाना 10% स्टेप अप भी ये करते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। तो सरोज जी आपने समय रहते हुए अपने गोल के लिए निवेश स्टार्ट किया है। अगर आप अभी 10,000 की एसआईपी अगले 20 साल के लिए करते हैं तो आप करीबन 1 करोड़ के आसपास का फंड इकट्ठा कर लेंगे और अगर ये आपने जो दिखाया है, आपने बताया है कि आपको हर साल 10% से अपने एसआईपी को बढ़ाने में इंटरेस्ट भी है। अगर आप ये अगर अगले 20 साल के लिए अगर आप ये 10% स्टेप अप कंटिन्यू रखते हैं, तो आप अपने गोल को आराम से ओवर अचीव कर लोगे। सो यहाँ पे गोल को लेके आपका गोल आप आराम से हासिल कर पाओगे। यू आर वेरी वेल ऑन ट्रैक, राइट? अब आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो पोर्टफोलियो में हमने हमारे एंड से एनालिसिस किया, तो एक चीज़ जो नोटिस करी है, वो है आपके पास 2 स्मॉल कैप के स्कीम्स आपने निवेश किया हुआ है। हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि आप 2 स्मॉल कैप स्कीम में निवेश ना करते हुए कोई भी एक स्कीम में निवेश कीजिए। इससे क्या होगा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा और पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और वेल बैलेंस बनेगा। दूसरा आपके पोर्टफोलियो में एक भी डेडिकेटेड लार्ज कैप स्कीम नहीं है। तो एक और सुझाव रहेगा कि आप चाहो तो दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप दोनों ही अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। बट सुझाव ये रहेगा आप 2 में से एक बंद करें या एडिशनल जभी भी एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं, तो एक लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में लाएँ। ये पोर्टफोलियो में लाने से आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब सरोज जी एक सवाल था मुझे आपसे पूछना था। आप जो अपना टैक्स फाइल करते हो, वो न्यू रेजिम में फाइल कर रहे हो या ओल्ड रेजिम में फाइल करते हैं? अगर आप ओल्ड रेजिम में फाइल करते हैं, तो आपने एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी जो ईएलएसएस फंड है,
उसमें निवेश करे है तो कर रहे हो तो करते रहे, बने रहे उसमें। बट अगर आप न्यू रीजन में फाइल करते हो तो सुझाव ये रहेगा कि आप उसमें एसबीआई लॉन्ग टर्म में निवेश ना करते हुए आप फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, जिससे जो आपने जेएम फ्लेक्सी कैप आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें आप अपना अमाउंट बढ़ा लें, तो पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और रिटर्न भी मोर और लेस सेम हो जाएँगे। ओके, चलिए, तो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है यहाँ पर समीर जी ने आपके पोर्टफोलियो का, चेंजेस भी बताए। बात करते हैं अब सरिता कुमारी से, अगली व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। नमस्कार सरिता जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सर से सवाल है बताइए। कि मैंने 40,000 एसआईपी में लगा दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000, पराग पारिक में 5,000, क्वांट फ्लैगशिप कैप में 5,000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 5,000, एचडीएफसी मिड कैप में 10,000 और एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में 5,000। इसके अलावा मैंने 1 लाख का अमाउंट एचडीएफसी में 25,000 करके वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी किया है और पराग में 90,000। तो अब 10 ये सारे फंड जो है क्या सही है? मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया है या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? और पूछ लेते हैं तो 10,000 हाँ, और बताइए। 10,000 और इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी में, तो वो कहाँ लगाएं? ओके, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती हैं एसआईपी में, और एग्जिस्टिंग एसआईपी इनकी 40,000 की चल रही है, 4.25 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो तमाम डिटेल्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की शेयर की, फंड्स के नेम भी इन्होंने मेंशन किए। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए समीर? सो सरिता जी को पहले उनका जो क्वेश्चन था कि करंट वो 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 10,000 की और एसआईपी करना चाहते हैं। अगर सरिता जी आप ये एसआईपी अगले 10 साल तक करते हैं और आपका जो अभी करंट एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो 4,75,000 का, अगर ये 10 साल आप निवेशित रहते हैं और अगर आपका पोर्टफोलियो एवरेज 12% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करता है, तो आप करीबन 1 करोड़ 31 लाख रुपए के करीब अमाउंट इकट्ठा कर पाएँगे। हालाँकि आपका गोल 2 करोड़ का है, तो यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि आप जो एसआईपी कर रहे हो 40,000 प्लस आप 10,000 की करने वाले हो, वो 50,000 मिला के हर साल अगर आप ये एसआईपी में 12% से स्टेप अप करेंगे, यानी हर साल आप 12% से अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाते जाएँगे, तो आप आपने अपने लिए जो गोल 2 करोड़ का रखा है, वो आप आराम से हासिल कर पाएँगे। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। तो मैडम हमने आपका पोर्टफोलियो जो एनालिसिस किया उससे 2 चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पहला, आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है, एक है एसबीआई का और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया का। सुझाव ये रहेगा कि दो-दो स्मॉल कैप फंड आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं और वो कहीं न कहीं आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट करते हैं। हालाँकि दोनों ही अच्छे परफॉर्मिंग फंड है, बट सुझाव ये रहेगा कि आप एसबीआई स्मॉल कैप में एसबीआई स्मॉल कैप में बने रहें और बैंक ऑफ इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है, उसको आप एसबीआई के साथ मर्ज कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये है कि आपके पास पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है और दूसरा क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है। अगेन यहाँ पे 2-2 फ्लेक्सी कैप फंड है। सुझाव यही रहेगा कि आप 2 फ्लेक्सी कैप की बजाय 1 फ्लेक्सी कैप में निवेश करें। तो आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में बने रहें और क्वांट को पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के साथ मर्ज करना चाहे तो कर सकते हैं। एक हमारी ओर से एक ऑब्जर्वेशन ये था कि आपके पोर्टफोलियो में आपने एक सेक्टोरियल फंड लेके रखा है एसबीआई एनर्जी का। तो हम आमतौर पे सुझाव सेक्टोरियल फंड में निवेश तभी करवाते हैं जब जब निवेशक को वो सेक्टर के बारे में डिटेल जानकारी है और वो पर्टिकुलर सेक्टर को डिटेल में ट्रैक करते हैं। वो उसके रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं या उसकी कब एंट्री करना है, उसके साथ-साथ कब एग्ज़िट करना है, ये सारी चीज़ें उनके पास प्रॉपर्ली प्लान्ड हो, तभी करना चाहिए। हाल-फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है कि आप कितना एनर्जी सेक्टर के बारे में जानते हैं। तो सुझाव ये रहेगा अगर आप ये सेक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं,
या आप उसको क्लोज़ली फ़ॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप ये सेक्टोरियल फंड से निकल के आप ये पैसा डेडिकेटेड लार्ज कैप में भी मूव कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने पोर्टफ़ोलियो में ₹10,000 का नया एसआईपी करना चाहते हैं, यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड में आप अपनी ये 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करें। डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफ़ोलियो को स्टेबिलिटी देगा और जो पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़िकेशन चाहिए होता है, वो मिल जाएगा। तो ये हमारी ओर से सुझाव है। ओके, तो चलिए यहाँ पर डिटेल में बताया समीर ने आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके फंड्स को लेकर, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। लक्ष्मी नारायण दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार लक्ष्मी जी, बताइए क्या सवाल है आपका। इनफैक्ट उन्होंने सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है। जी लक्ष्मी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मैंने एक्चुअली आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा है और मुझे जो मेरा होरिजन है वो 15 इयर्स का, अभी लमसम मैंने कुछ 10 लाख से करीब डाला है कुछ 1 ईयर के अंदर, एंड हर महीने कुछ 1-2 लाख रुपए हर महीने डाला है मैंने। मुझे जानना था कि मेरे को 3 करोड़ रुपए चाहिए 15 साल में, इसके लिए और क्या करना है मुझे, और जो मेरा करंट पोर्टफोलियो वो इट्स ओके या इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है? तो जो डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर किया उसके मुताबिक 9.5 लाख के आसपास के आपका एक मुश्क इन्वेस्टमेंट है और 15 साल में 3 करोड़ का आपका लक्ष्य है, करेक्ट? राइट। और मैं फंड्स के नेम और मेंशन कर रही हूँ लक्ष्मी जी, अगर कुछ बदलाव हो तो बताइए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप में 3,41,000, एसबीआई मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट में 1,81,000, बंधन स्मॉल कैप में 1,20,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में 1,21,000, एक्सिस मल्टी कैप में 1,25,000 और आईसीआईसी प्रू फ्लेक्सी कैप में 1,20,000। यही आपका पोर्टफोलियो है? राइट मैम, राइट। ओके, बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। समीर, क्या राय रहेगी? तो लक्ष्मी नारायण जी, आपने अपने लिए 3 करोड़ का गोल सेट किया है अगले 15 साल में। जो आप अभी आपका करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर वो 12% से एवरेज ग्रो करता है, तो अगले 15 साल में वो करीबन 7 लाख के करीब का आपका फंड इकट्ठा हो जाएगा। आपका लक्ष्य 3 करोड़ का है, तो सुझाव ये रहेगा कि आप हर महीने 47,000 रुपीज़ का एसआईपी स्टार्ट करना चाहे इमीडिएटली तो ये कर सकते हैं, और अगर आपको 47,000 का एसआईपी इमीडिएट स्टार्ट नहीं करना है, तो आप 27,000 की एसआईपी स्टार्ट करें और हर साल वो एसआईपी को 10% से बढ़ाते जाएँगे, तो आप आराम से 15 साल में आपने अपने लिए जो गोल रखा है 3 करोड़ का, आप हासिल कर पाएँगे। अब बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो पे, तो पोर्टफोलियो में आपने काफ़ी 2 चीज़ पहले बधाई देने पात्र है। पहले, पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है और आपने ज़्यादा स्कीम में निवेश नहीं किया है, 6 स्कीम रखी है। ये आम तौर पे हमारी ओर से ऑलवेज़ निवेशकों को सुझाव रहता है कि आप 6 या 7 स्कीम से ज़्यादा निवेश ना करें, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। फंड सिलेक्शन आपने काफ़ी अच्छा किया है, बट यहाँ पे लक्ष्मी जी आपको एक सुझाव ये रहेगा कि आज आपने जो भी फंड सिलेक्ट करे, अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बट इसका रेगुलर रिव्यू करते रहना। आज के टॉप परफ़ॉर्मिंग फंड ये नेसेसरी नहीं है 2 साल के बाद भी अच्छे परफ़ॉर्मिंग रहेंगे। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम आप इसको इवैल्यूएट करते रहना और ज़रूरत लगे तो उसको स्विच कर लेना। ये हमारी ओर से सुझाव है। आप आज की डेट में आपका फंड सिलेक्शन बहुत सही है। आप जब भी अगर एसआईपी भी कर रहे हो, तो यही फंड में करना, दूसरा नए फंड सिलेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए लक्ष्मी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुकते हैं साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। अब देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। समीर शाह हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। ईमेल के थ्रू यतिन ने हमें सवाल भेजा है। मंथली एसआईपी कर रहे हैं 23,000 रुपए की, 1.5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है, 10 से 12 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है, सालाना 10% स्टेप अप ये कर रहे हैं। 1 लाख लमसम कहाँ इन्वेस्ट करें ये भी जानना चाहते हैं। प्लस जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो कैसा है, क्या उसमें किसी बदलाव की जरूरत है और गोल क्या हासिल होगा। इनके फंड्स के नेम मैं बता दूं तो इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जीएम फ्लेक्सी कैप, ये 2 फंड्स है जहां पर 4,000 ईच है। इसके अलावा 5 फंड्स है जहां पर 3,000 ईच है, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और साथ ही निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 100। लमसम इन्वेस्टमेंट है 50,000 पराग पारिक में, 50,000 जेम फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में। कुछ फंड्स है जहां पर इन्होंने एसआईपी बंद कर दी है लेकिन फंड रकम होल्ड कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 26,000, 20,000 क्वांट स्मॉल कैप, 10,000 निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी। क्या सजेशन इनके लिए? तो दीपाली जी, हमने इनका पोर्टफोलियो स्टडी किया है
सो पहला उनका क्वेश्चन था कि पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग है कि नहीं। सो उनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम स्टॉक की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में करीबन 44 स्टॉक का पोर्टफोलियो है और जेएम फ्लेक्सी कैप में करीबन 52 स्टॉक्स है। अब ये दोनों के बीच में करीबन 35% स्टॉक ऐसे हैं जो दोनों पोर्टफोलियो में कॉमन है। सो यहाँ पे काफ़ी ओवरलैपिंग है। दोनों फंड बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सुझाव ये रहेगा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने से कहीं न कहीं पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है। सो 2 फ्लेक्सी कैप फंड की बजाय 1 फ्लेक्सी कैप फंड रखें। दूसरा उनका क्वेश्चन था कि कौन से फंड में कंटिन्यू रखना चाहिए। सो एज़ यतिन जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो सुझाव ये रहेगा कि उनके पोर्टफोलियो में एक पैसिव फंड है, जो है निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी 100 फंड। आमतौर पे देखा गया है कि पैसिव फंड के कंपेयर में एक्टिव फंड कहीं न कहीं रिटर्न थोड़ा बेटर जनरेट करते हैं और लॉन्ग टर्म है। जनरली सुझाव ये रहता है कि जब आप निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वो टाइम पे एक्टिव फंड में रहे और जैसे-जैसे अपने गोल के करीब आते हैं, वहाँ पे वो पैसिव फंड की तरफ मूव करे, तो अच्छा रहता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के शुरुआत वाले साल है, सुझाव ये रहेगा कि पैसिव फंड से निकल के एक्टिव फंड में रहे। इनके पास ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, तो सुझाव ये रहेगा ईटीएफ निफ्टी 100 की बजाय वो अपना एसआईपी निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में करें। अब उनका एक क्वेश्चन था उनको 1 लाख रुपए का लमसम करना है तो कहाँ करें? तो उनको नए फंड हम सुझाव नहीं कर रहे, ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे फंड सिलेक्टेड है, तो उनमें से ही हमने 4 फंड सिलेक्ट करके दिए, जहाँ पे वो अपना ऐसा लमसम इन्वेस्टमेंट पार्क कर सकते हैं। पहला है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जहाँ पे वो 35,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहाँ पे 25,000 रुपए का लमसम निवेश कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 25,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं और बंधन स्मॉल कैप में 15,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। ये लमसम के लिए उनका ब्रेकअप रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर राय और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आपको बताए गए हैं कि कैसे-कैसे आपको किस-किस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, इनमें एलोकेशन कितना आपका होना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से आपके टोटल एलोकेशन का, वो भी आपको बताया गया है। पोर्टफोलियो में बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, कई फंड से जिनसे आपको निकलना है, जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखे भी। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं समीर जी के टॉप 4 फंड। समीर जी बताइए। तो दीपाली जी, टॉप 4 फंड में पहला रहेगा निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, दूसरा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, तीसरा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड और चौथा फंड रहेगा बंधन का स्मॉल कैप फंड। सो ये 4 फंड हमारी तरफ से सजेस्टेड है। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू समीर जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। योर मनी में इतना ही। नमस्कार।